तो हम शासक बनना चाहिए। बहन जी ने भी इंदौरा के मैदान में वही कहा था कि हम लोग केंद्र के सत्ता में जाना चाहिए और केंद्र की सत्ता में आएंगे तो हम धम्म दीक्षा भी लेंगे, बड़े पैमाने पे भारत बौद्धमय करेंगे। भारत बौद्धमय का मतलब बुद्ध के विचारों का भारत, और बुद्ध के विचारों का भारत यानी समता, स्वातंत्रता, न्याय, बंधुता, ये जो मानव के मूल्य है ये भारत के संविधान में, और भारत का संविधान सही मायने में अगर अमल होता है तो भारत बुद्धमय होता है। और लोकसभा में लोकसभा में तो प्रदर्शन ठीक नहीं रहा बसपा का, ये महाराष्ट्र में भी। ये हमारे जिसको हम हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं, जो लिखे पढ़े लोग, जो बाबा साहब ने भी गद्दार कहा था, चमचे कहा था, दलाल कहा था, वही पढ़े लिखे लोग कुछ अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले दलाली का काम करते। कांग्रेस के लिए कुछ लोग काम करते, कोई बीजेपी के लिए काम करते, और वो एंटी अम्बेडकराइट है, एंटी बुद्धिस्ट है। इसलिए समाज ने उनको सबक सिखाना चाहिए। इसी क्षेत्र का एमएलए जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र पेशवा, देवेंद्र फडणवीस लोग बोलते हैं, मैं तो पेशवा इसलिए कहता हूँ कि पेशवाई अभी भी उनके आंग से निकली नहीं है। देवेंद्र और नितिन ये जो पेशवे है, फुले शाह अम्बेडकरी विचारों के मारक है। भी नहीं कहती कि हम संविधान बचाएंगे जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं। वो तो ढोंग कर रहे, जिन्होंने संविधान बनाने वाले बाबा साहब आम्बेडकर को हरवाने का काम किया, बाबा साहब आम्बेडकर को पार्लियामेंट में जाने से लिए जिनको रोका, और 65 साल में जितना सत्यानाश संविधान का कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया। हम चाहते कि हम देने वाले बने, और बहन जी हमारी सक्षम नेता है, राष्ट्रीय लेवल की एकदम सक्षम नेता है कि ये भारत को बौद्धमय करने की दिशा के और अग्रसर है। भाई पहले संविधान को बचा लो, बाद में पार्टी बचा लेना। संविधान बचाना जरूरी है, और संविधान बचाने के लिए एक राहुल गांधी जैसे ने, जिसके आज़ाद दादाओं ने बाबा साहब के संविधान का विरोध किया था, छोटी सी कॉपी बताया और बोला कि संविधान की रक्षा हम करेंगे। पहले ने बोला कि हम संविधान खत्म करेंगे, दूसरे ने बोला संविधान बचाएंगे। तो ये दोनों के चंगुल में हमारा पढ़ा लिखा वर्ग पड़ गया। जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि हम नागपुर की दीक्षा भूमि में हैं, जहां पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने धर्मांतरण किया था, जिसे लोग धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस भी कहते हैं। और इस मौके पर बहुजन समाज पार्टी इस वक्त हमारे साथ है। बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला की टीम यहाँ पर है, साथ ही बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष और मीडिया प्रभारी, महाराष्ट्र प्रदेश के मीडिया प्रभारी भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे। धम्म दीक्षा समारोह को लेकर पूरा देश आज नागपुर में है, और बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जो है वो एक किताब का वितरण हो रहा है, और उस किताब का नाम है जहाँ जब 2016 में बहन कुमारी मायावती जी ने अपने बौद्ध धर्म के धम्म दीक्षा को लेकर जो बयान दिया था, उस किताब का यहाँ पर जो है वाटअप हो रहा है, लोगों को दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कि बहन मायावती जी का 2006 में क्या स्टेटमेंट था और बुद्धिज्म को लेकर बहन मायावती जी का कैसा स्टैंड है। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं, इनके पास में जो है वो किताबें हैं, जहाँ पर बहन मायावती ने लिखा है कि मेरे बौद्ध बनने हेतु केंद्र की सत्ता पर बहुजन समाज पार्टी का राज जरूरी है। ये बहन मायावती जी का स्पीच है 2006 का। फिलहाल बात करते हैं मीडिया प्रभारी इनसे, जो कि बहुजन समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं। बहुजन समाज पार्टी की क्या अभी नागपुर दीक्षा भूमि में क्या उनका किस प्रकार की भूमिका है? क्योंकि जैसे देख रहे हैं सर, अभी हम पूरा दीक्षा भूमि घूम कर आए, तो पिछले साल की दीक्षा भूमि और इस साल की दीक्षा भूमि में जमीन आसमान का फर्क है। दूसरी बात यह है कि जो इस बार जो असुविधा लोगों को हो रही है, क्या बहुजन समाज पार्टी का इस पर कोई स्टैंड है कि लोगों को जो असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, दिक्कतें हो रही है? पिछले साल के तुलना में इस साल जो दीक्षा भूमि पे ज़्यादा पैमाने पे लोग आए हैं, उसकी वजह यह है कि बीच में एक चर्चा चली थी कि दीक्षा भूमि का विद्रुपीकरण जो हुआ है, अंडरग्राउंड पार्किंग के नाम से जो खोदकाम हुआ था, तो उसमें बड़ा उछाल हुआ, उसका निषेध भी हुआ, झाड़पोड़ हुई। तो ये विद्रोह होने के बाद में दीक्षा भूमि चर्चा में आने से लोग वो देखना चाहते थे कि भाई यहाँ क्या हुआ है, कौन सी जगह हुई। तो इसलिए बड़े पैमाने पे, जैसा कि पहले धम्मचक्र के एक दिन पहले लोग आते थे, यहाँ 4 दिन पहले से लोगों ने आना शुरू कर दिया, और उसके बाद में 8 तारीख से यहाँ लोगों ने ज़्यादा आना शुरू कर दिया। और इस वक्त पहली बार ये हुआ कि 12 का धम्मचक्र 13 तक रहता था और 14 जस्ट बाजू में आया है, तो 14 तारीख तक ये बड़े पैमाने पे चलेगा। तो 8 तारीख से जो शुरू हुआ ये 14 तक है। और रही बात ये जो धम्म दीक्षा का
ये जो विद्रुपीकरण और जो अंडरग्राउंड पार्किंग के नाम से, डेवलपमेंट के नाम से जो हुआ था, पिछले ये 68वां धम्मचक्र प्रवर्तन दिन है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को जिस जगह ये धम्म दीक्षा दी थी, उस धम्म दीक्षा का भाषण ये किताब के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी ने ये किताब पब्लिश की और निःशुल्क वितरण के लिए रखी गई है। बाबा साहब अम्बेडकर का धम्म दीक्षा का इसमें भाषण है। और बहन मायावती जी जो 50 साल जो धम्म दीक्षा को हुए थे, जिसको स्वर्ण महोत्सव कहेंगे, 2006 का साहब का निधन होने के बाद में, तो वो इंदिरा का भाषण भी इसमें है। तो ये दोनों भाषण जो बुद्धिज़्म से रिलेटेड होने से ये बसपा ने फ्री लोगों का तक, हजारों लोगों तक जाना चाहिए करके वो यहाँ छपाए। अब ये मैं डेवलपमेंट की इसके लिए बात कर रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा देने के बाद में 14 एकड़ ज़मीन शासन के तरफ से अलॉट हुई थी। बहुत संघर्ष के बाद में कुछ 2-4-5 एकड़ हुई, तो अभी 22 एकड़ ज़मीन है। लेकिन हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये ज़मीन हेल्थ की ज़मीन है और ये हेल्थ की ज़मीन करीबन 20-22 एकड़ है। और ये जो सामने है, ये लेफ्ट साइड में जो सामने दिख रही है, ये सामने की ज़मीन, ये इसकी कॉटन रिसर्च की ज़मीन है, वो 5 एकड़ है। ये ज़मीन कॉटन रिसर्च की 5 एकड़ ज़मीन और ये 20 एकड़ ज़मीन मिलना चाहिए करके कई सालों से ये स्मारक समिति मांग रही, लेकिन गवर्नमेंट नहीं दे रहे। और ये बाजू में ही एक 5 एकड़ की ज़मीन, ये जो महा मेट्रो है, ये जो धंधा करने वाले जो लोग हैं, व्यापारियों को मिला, व्यापारियों को 5 एकड़ ज़मीन ये गडकरी ने दिया, ये पालक मंत्री के नाते और मंत्री के नाते। लेकिन इसी क्षेत्र का एमएलए जो उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, लोग बोलते हैं, मैं तो पेशवा इसलिए कहता हूँ कि पेशवाई अभी भी उनके आंग से निकली नहीं है। देवेंद्र और नितिन, ये जो पेशवे हैं, फुले शाह अम्बेडकरी विचारों के मारक है, ये विरोधक है, एंटी अम्बेडकराइट, एंटी बुद्धिस्ट है। लेकिन अच्छा हुआ कि इस साल उन्होंने बुलाया नहीं, स्मारक समिति को थोड़ी सी अक्ल आई, वो भी जनता के दबाव में आकर, जनता नहीं, चुनाव की वजह से नहीं बुलाया, जनता का प्रेशर बढ़ने से इन लोगों को रोका गया। क्योंकि स्मारक समिति के ध्यान में आया कि ये लोगों को हम बुलाते हैं और ये बेवकूफ़ करते हैं, हमें कुछ देते नहीं। पिछले 65 साल तक कांग्रेस यहाँ आती रही, कांग्रेस का राज रहा, लेकिन उन्होंने भी ज़मीन नहीं दिए। ये बीजेपी 18-20 साल से वो भी राज कर रही। ये दोनों बड़े यहाँ के अपने आप को बड़े नेता कहते हैं वो है, लेकिन इन्होंने यहाँ ज़मीन नहीं दी, जबकि देवी के नाम से दे रहे, करोड़ों पैसा बांट रहे, ज़मीनें बांट रहे। लेकिन का क्या स्टैंड है इस पर? अब बीएसपी का स्टैंड है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो धम्म चक्र के वक्त में शासक बनने की बात कही थी, तो हम शासक बनना चाहिए। बहन जी ने भी इंदौरा के मैदान में वही कहा था कि हम लोग केंद्र के सत्ता में जाना चाहिए और केंद्र की सत्ता में आएंगे तो हम धम्म दीक्षा भी लेंगे, बड़े पैमाने पे भारत बौद्धमय करेंगे। भारत बौद्धमय का मतलब बुद्ध के विचारों का भारत, और बुद्ध के विचारों का भारत यानी समता, स्वातंत्रता, न्याय, बंधुता, ये जो मानव के मूल्य है, ये भारत के संविधान में। और भारत का संविधान सही मायने में अगर अमल होता है तो भारत बौद्धमय होता है। और संविधान को अमल करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत है, और पॉलिटिकल पार्टी ये मनुवादियों की, कांग्रेस बीजेपी की छोड़कर तीसरे नंबर की फुले शाह अम्बेडकरी मूवमेंट अगर कोई है नेशनल लेवल की, वो बसपा है। तो लोकसभा में लोकसभा में तो प्रदर्शन ठीक नहीं रहा बसपा का, महाराष्ट्र में भी। ये हमारे जिसको हम हमारे समाज के कुछ लोग कहते हैं, जो लिखे पढ़े लोग, जो बाबा साहब ने भी गद्दार कहा था, चमचे कहा था, दलाल कहा था, वही पढ़े लिखे लोग, कुछ अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले दलाली का काम करते। कांग्रेस के लिए कुछ लोग काम करते, कोई बीजेपी के लिए काम करते, और वो एंटी अम्बेडकराइट है, एंटी बुद्धिस्ट है। इसलिए समाज ने उनको सबक सिखाना चाहिए। और अभी थोड़ा सा समाज कंफ्यूज हुआ था। बीएसपी नहीं कहती कि हम संविधान बचाएंगे, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं। वो तो ढोंग कर रहे, जिन्होंने संविधान बनाने वाले बाबा साहब आम्बेडकर को हरवाने का काम किया, बाबा साहब आम्बेडकर को पार्लियामेंट में जाने से लिए जिनको रोका, और 65 साल में जितना सत्यानाश संविधान का कांग्रेस ने किया, उतना किसी ने नहीं किया। और बीजेपी को तो संविधान ही नहीं चाहिए। तो ये दोनों लोग जो है एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, चोर चोर मौसेरे भाई है, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है।
तो बसपा संविधान बचाने की बात क्या, वो संविधान पे ही चल रही, और संविधान उनका अपना जो मैनिफेस्टो है, बसपा का मैनिफेस्टो ही भारत का संविधान है। तो भारत को हम संविधान बचाएंगे बचाएंगे बोल के क्या होगा, हम तो इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। और जब हमारी सरकार अपनी यूपी में बनी तो हमने उस संविधान को इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पे भी बनेगी वहाँ भी इम्प्लीमेंट करेंगे। महाराष्ट्र में भी क्या ऐसा कुछ नारा रहेगा जैसे राहुल गांधी का रहा कि संविधान बचाने वाला बीएसपी का? नहीं, ये तो हमारा ये नारा रहेगा कि भाई शासक बनना है। ये मान्यवर साहब भी कहते थे बहुजनों शासक बनो, तो शासक बनने के लिए जो जो सारी चीज़ें SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये जो बहुजन समाज है, इसमें भाईचारा पैदा करना, इनको संगठित करना और एक विचारों से उनको बसपा के झंडे के नीचे, क्योंकि एक ही झंडा अगर भारत में कोई है नीला तो बसपा का है, एक ही सिंबल अगर कोई है तो हाथी, ये बसपा का है। तो ये हाथी और नीले झंडे के बगैर इस देश में ये बहुजनों को कोई रास्ता नहीं, चारा नहीं है। और बहुजन समाज जब तक ये नीले झंडे और हाथी को स्वीकारते नहीं तब तक शासक नहीं बनेंगे, और शासक नहीं बनेंगे तब तक ये भिखारी जैसी मांगते रहेंगे। हम चाहते हैं कि शासक बनो, मालक बनो और देने वाले बनो। बुद्ध के लोग हैं, हम सम्राट अशोक के लोग हैं। हमारे सम्राट अशोक ये राजा थे, देने वाले थे। बुद्ध ने भी देने की बात की है, कहीं मांगने की बात नहीं किया। तो हम बसपा के माध्यम से हम चाहते कि हम देने वाले बने। और बहन जी हमारी सक्षम नेता है, राष्ट्रीय लेवल की एकदम सक्षम नेता है कि ये भारत को बौद्धमय करने की दिशा के और अग्रसर है, और उनके हाथ हम मजबूत करें, ऐसा हम इस माध्यम से भारत के जितने भी परिवर्तनवादी लोग हैं, फुले शाह अम्बेडकरी विचारों के लोग हैं, संविधान प्रिय लोग हैं, मानवतावादी लोग हैं, वो लोगों ने यही संदेश समझ के, आपका संदेश समझकर उसको अमल करना चाहिए, ऐसा मैं कहता हूँ। जिलाध्यक्ष साहब की तरफ आएंगे हम। अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्या तैयारी है, किन मुद्दों पर बसपा मैदान में है? देखिए, अभी विधानसभा का इलेक्शंस महाराष्ट्र में आने वाला है। अभी 3 महीने पहले का लोकसभा का इलेक्शंस हुआ, और ये लोकसभा के इलेक्शंस में जिस तरीके से फुले शाहू बाबा साहब, मान्यवर कांशीराम साहब, इनके विचारों की बहन जी का नेतृत्व करने वाली बहुजन समाज पार्टी, जिसमें हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, हमारे पढ़े लिखे लोगों ने आम जनता में, वोटरों में, कैडरों में इस तरीके का प्रचार कर दिया कि भाई पहले संविधान को बचा लो, बाद में पार्टी बचा लेना। संविधान बचाना जरूरी है, और संविधान बचाने के लिए एक राहुल गांधी जैसे ने, जिसके आजा दादाओं ने बाबा साहब के संविधान का विरोध किया था, छोटी सी कॉपी बताया और बोला कि संविधान की रक्षा हम करेंगे। पहले ने बोला कि हम संविधान खत्म करेंगे, दूसरे ने बोला संविधान बचाएंगे। तो ये दोनों के चंगुल में हमारा पढ़ा लिखा वर्ग पड़ गया, और दोनों के चंगुल में पढ़कर अपने मिशन का, अपने पार्टी का, अपने विचारों का, अपने महापुरुषों के कारवा का हमने जो लोकसभा में नुकसान किया है, निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में ये पढ़ा लिखा वर्ग और महाराष्ट्र का हमारा कैडर बेस कार्यकर्ता अब इस बात को समझ चुका है। क्यों? वोट बैंक आपका खिसक गया, वो वापस आएगा विधानसभा में? मैं पूरा भरोसा दिलाता हूँ आप लोगों को कि जो वोट बैंक इस लोकसभा में खिसक गया था, आने वाले विधानसभा में पूरा का पूरा आएगा। क्योंकि कांग्रेस को ये वोट बैंक है, इसका मतलब कांग्रेस को या फिर इंडिया गठबंधन को गई वो वोट बैंक उनकी नहीं है। वो परिस्थिति ऐसी बनाई गई, प्रचार ऐसा किया गया जिसके कारण लोग उस चंगुल में फंस गए, उनके मन भुलावले जो वादे थे उसमें फंस गए। अभी राहुल गांधी ने साबित भी कर दिया, वहाँ जाकर वाशिंगटन में वो बता रहा है कि भैया हम आरक्षण खत्म करने वाले हैं। वेणुगोपाल उनका महासचिव बोल रहा है कि भैया गांधी, नेहरू, इन सब का सपना था कि आरक्षण को हम जल्द से जल्द खत्म करेंगे। जो पार्टी बोलती है कि हम आरक्षण बचाएंगे और मात्र 1.5-2 महीने के बाद में बोल रही है कि हम आरक्षण खत्म करेंगे। साथ ही साथ 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, SC ST केस में वर्गीकरण और क्रिमिनल लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट के आए हुए डिसीजन को ये जो बचाने वाली बात कर रहे थे संविधान को, बताइए कितने लोग रास्ते पर आए? क्या इनके नेताओं ने सपोर्ट किया? उल्टा इनकी जहां पर सरकार है जिन राज्यों में, उन राज्यों ने ढोल ताशे के साथ में स्वागत किया और बोला कि हम इसको सबसे पहले लगाएंगे, हम अपने राज्य में इसको लागू करेंगे। कर्नाटक में लागू करेंगे, तेलंगाना में लागू करेंगे। तेलंगाना, कर्नाटक, जहां जहां उनकी सरकारें थी, उन्होंने ढोल ताशे के साथ में स्वागत किया। एकमात्र पूरे देश में द आयरन लेडी बहन मायावती जी थी जो पूरे बहुजन समाज की उद्धार करता है। उन्होंने ऐलान किया, बार बार दबाव बनाया और 21 अगस्त को पूरे भारत देश को भारत बंद का आह्वान किया। भारत बंद साकार हुआ, सारी संगठनाएं इन्वॉल्व हुई और हमारे आम जनता के और वोटरों के साथ ही साथ इन पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में आया कि अगर बाबा साहब का संविधान सही मायने में कोई बचा सकता है तो बहन जी बचा सकती है। इसलिए
ये जो आने वाला महाराष्ट्र का इलेक्शन है, निश्चित तौर पर आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के इलेक्शन में आपको एक करिश्मा दिखाई देगा। और ये जो वोट बैंक थोड़ी बहुत इधर उधर खिसक गई थी, ये वोट बैंक बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे तले और बहन जी के नेतृत्व में इकट्ठा होकर यहाँ पर महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनने तक के हम पहुंचेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्या बताएंगे, आज अशोका विजयादशमी है और बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है वो दीक्षा भूमि पहुंचे हैं, क्या बताएंगे? सबसे पहले मैं नागपुर जिले का प्रभारी राजकुमार बोरकर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनता के अंदर जो गैर विश्वास फैलाया है कांग्रेस ने, और वो कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है कि शुरू से बाबा साहब आम्बेडकर से जब शुरुआत हुई थी, गांधी जी और बाबा साहब का कभी पटा ही नहीं। वैचारिक लेवल के ऊपर उनका कभी भी समझौता नहीं हुआ। और आज की जो कांग्रेस है, वो आज की कांग्रेस गुमराह करने जा रही और ये बताना चाहती है कि हम सबसे ज़्यादा हितैषी है संविधान के। मगर वास्तविक देखे जाए तो आदरणीय कांशीराम साहब ने इस बात लोगों को जो बताया गया है कि ये खाली मनुवादी लोग हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों भी चट्टे बट्टे हैं, और ये खाली दिखावा करते हैं। और वो दिखावा पिछले इलेक्शन में इन लोगों ने दिखाया है। मगर वास्तविक देखे जाए तो जनता जो है, अम्बेडकरी विचारधारा, बहुजन समाज की विचारधारा वाले जो लोग हैं, वो अभी जान चुके हैं कि कांग्रेस जो है ये खाली छलावा करती है और आने वाले छलावे में, वो बहकावे में जाने वाली नहीं है। ऐसी बहुजन समाज के लोगों की मानसिकता बन चुकी है। क्या बताएंगे कांग्रेस को लेकर? लगातार जो वोट बैंक आपका खिसका है, कांग्रेस में गया है और अब तमाम लोग कह रहे हैं कि वापस आएगा। कितना कितना सही लग रहा है, कितना इस पर विश्वास है आपको? देख रही लोग, अब्राहम लिंकन ने कहा है कि भाई आप एक बार लोगों को गुमराह कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते। लोग अपने आप समझदार हो जाते हैं। और अम्बेडकरी समाज जो है ये पढ़ा लिखा समाज है, और बाबा साहब के कारण ये समाज में काफ़ी चेतना आ चुकी है। और रहा सवाल कांग्रेस का, तो 99% अम्बेडकरी समाज को मालूम है कि जिस गांधी को बाबा साहब ने बचाया और उसके बाद में ये देश को आज़ादी मिली, तो बाबा साहब की मेहरबानी है कि इस देश को आज़ादी मिली। अगर बाबा साहब शायद गांधी को ना बचाते तो ये देश कभी आज़ाद होता नहीं। तो आज जो आज़ादी हमें मिली है, ये बाबा साहब के बदौलत मिली है। नहीं तो ये कांग्रेस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंग्रेजों से टकरा सके। बाबा साहब ने पहले गोलमेज परिषद में, दूसरे गोलमेज परिषद में, और जब जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने स्पष्ट कहा कि अंग्रेजों तुम इस देश से निकल जाओ, आप हमारे कोई हितैषी नहीं है, हमारा कोई उसमें फ़ायदा नहीं है, उल्टा मेरे समाज का इसमें नुकसान है। तो देश में पहले व्यक्ति बाबा साहब है जिन्होंने क्रांति की भाषा बोली, देश की आज़ादी की भाषा बोली, और ये सब समाज जानता है। और रहा सवाल इसका कि गांधी उस समय भी विरोधी था, आज का भी जो राहुल गांधी है वो भी विरोधी है, और पूरे गांधी आरक्षण के विरोधी है, संविधान के विरोधी है। आपका वोट बैंक तो चला गया। नहीं, देखिए, वोट बैंक चला गया, हम फिर कोशिश करते हैं। और कांशीराम साहब ने कहा है कि भाई कोशिश हमें जारी रखनी है, और केवल धुआं ही नहीं निकालना है, तो धुएं के साथ में कई कई आग भी थोड़ी लगानी है। और उसी सिलसिले में हम लोग नागपुर से, अभी मैं मुंबई से आया हूँ, 9 को मान्यवर साहब का परिनिर्वाण दिवस था, तो 30 तारीख से लेकर जो दीक्षा भूमि से हम चले, 9 तारीख को चैत्य भूमि पर बाबा साहब को अभिवादन करके हमने ये सारे लोगों में जागृति लाने का प्रयत्न किया है। और तकरीबन हम लोग 26-27 जिले में हम लोग घूमे हैं, तो लोगों में बड़ी पैमाने पर चेतना है, जिसका कारण है कि आज लोग जो है जागरूक हो चुके हैं। और यही चेतना बारंबार निर्माण करते हुए हम लोगों को बताएंगे कि भाई कांग्रेस क्या है करके। और आप देखना कि ये बार बहुजन समाज पार्टी बड़े पैमाने पर यहाँ पर कुछ माहौल क्रिएट करेगी और इतनी हलचल पैदा कर देंगी कि इनकी कुर्सियाँ जो है वो हिलने लगेंगी। और बहुजन समाज पार्टी हर बार कुर्सियाँ हिलाने का काम करती है। सर, एक सवाल है, ये महाराष्ट्र फुले शाहू बाबा साहब की भूमि है, और बावजूद इसके बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर अब तक सफलता हासिल नहीं हुई है। क्या ये चुनौती है बसपा के लिए? ये बसपा के लिए तो नहीं है, ये समाज के लिए चुनौती है, जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, फुले शाहू अम्बेडकरी समाज कहते हैं। फुले को मानने वाला वर्ग अभी भी, उनका समाज फुले को नहीं मानता। शाहू को मानने वाला वर्ग, शाहू का समाज अभी भी शाहू को नहीं मानता।
और बाबा साहब को भी मानने वाला वर्ग जो बाबा साहब की बात बाबा साहब का समाज नहीं मानता। अगर ये माने होते तो ये गांधी के पैरों तले ना गिरे होते। आज भी इधर जय भीम कहते हैं और गांधी के वो साहब की स्टेटमेंट है, गांधी के पैर छूते हैं और जय गांधी कहते हैं वोटिंग के वक्त में। तो ये समाज के लिए चुनौती है, बसपा के लिए नहीं। बसपा का क्या बिगड़ने वाला, बसपा का नहीं बिगड़ेगा, समाज का बिगड़ेगा, क्योंकि समाज को शासक बनाना चाहते। ये बसपा तो एक माध्यम है, समाज को हम शासक बनाना चाहते। जिस समाज के हित की बात करते वो समाज नहीं समझ रहा, लेकिन अभी धीरे धीरे वो बातें उनके ध्यान में आ रही, क्योंकि जो कांग्रेस ने झकोले दिया, जिस कांग्रेस ने बेवकूफ़ बनाया, जिस कांग्रेस ने कन्फ्यूजन किया, वो अभी थोड़ा थोड़ा दूर हो रहा। बहन जी भी जो बात नेशनल लेवल पे कहती है उस बात की दखल मीडिया भी ले रहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और अभी तो सोशल मीडिया भी है। तो उसके माध्यम से जनता तक ये बात जा रही और आने वाले ये अभी जो भी चुनाव हो गए उस चुनाव में समाज सतर्क हो रहा और समाज हाथी के साथ में चलेगा और जरूर शासक की ओर बढ़ेगा, ऐसा हमें लगता है। क्या बताएंगे, ताई हमारे साथ है, विधानसभा के चुनाव है, क्या है बसपा में महिलाओं की भूमिका? बसपा में महिलाओं की तो है भूमिका है, क्योंकि बाबा साहब ने तो महिलाओं के लिए जो 50-50% कर दिया है, जितना पुरुष के लिए है उतना महिलाओं के लिए भी है। तो महिलाओं की भी उतनी जवाबदारी होना चाहिए कि हम अपनी जगह कैसा लेना चाहिए। तो बसपा में हमेशा जो बाबा साहब ने बताया है, बाबा साहब का जो रूल है वही बसपा में चलता है। तो हम लोग उसके बारे में तो कभी भी हम लोग उसके विरुद्ध नहीं जाते हैं। महिलाओं का संगठन बसपा में है, भले ही अलग से महाराष्ट्र में है, लेकिन उधर केंद्र में तो अलग से नहीं है, सो साथ में काम करना है पुरुषों के। लेकिन महाराष्ट्र में हम ये यहाँ की जो परिस्थिति है वो थोड़ी अलग है, इसलिए महाराष्ट्र में महिलाओं का भी संगठन है और ये महिलाओं का संगठन अच्छे से चल रहा है। अभी जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन में जो बातें कही गई कि आरक्षण ख़त्म हो रहा है, संविधान खतरे में है, तो पढ़ा लिखा वर्ग और जो है उन्होंने जो क्लास 1 सुपर क्लास 1 अधिकारी है वो लोगों ने जो समाज को गुमराह करके पूरा जो गट्ठा से मतदान जो है वो कांग्रेस के तरफ गया। लेकिन अभी जैसे ही कांग्रेस बीजेपी का वर्गीकरण, आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर जो आया है उससे लोगों को मालूम हो गया कि नहीं ये कुछ तो है। अभी महाराष्ट्र शासन ने लाड़की बहन योजना लगाए, लेकिन बाबा साहब ने जो हमारी महिलाओं को दिया है वो तो ख़त्म ही नहीं होने वाला है। 1500 क्या बात है, वो तो पूरेगा भी नहीं, लेकिन बाबा साहब ने जो दिया है ना वो ख़त्म भी नहीं होगा। क्या बताएंगे, लाड़की बहन योजना से कितने लोग खुश हैं? मेरा नाम सुनंदा शिवपाल नितनवर है, नागपुर जिले की महिला विंग की मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा कहना यही है कि हमारे बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व ही हमारी बहन जी कर रही है, यानी महिला। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो मोदी साहब जो दे रहे हैं ना, ये सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं, क्योंकि 1500 रुपये तो हमारे पति की जेब से हम ऐसे ही खर्च कर लेते हैं। वो क्या अगर बहना को देते थे वो न्याय सच्ची में, ये जो बलात्कार हो रहा है, वो जो आरक्षण खत्म कर रहा है, विदेश में जो हमको स्कॉलरशिप मिल रही है हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों जिसका भविष्य बनने वाला है, वो तो उन्होंने ख़त्म कर लिया। अभी ये क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा बोल रहे, उधर 1500 रुपये दे के हमारे महिलाओं को लाइन में लगा रहे सीधे सीधे और दंगा फैला रहे। अगर देना ही है तो विदेश में भेजो ना, टिकट सब कुछ खर्चा करके, स्कॉलरशिप देके। एक तरफ आप स्कॉलरशिप बंद कर रहे और दूसरी तरफ लाइन में लगा के सिर्फ 1500 रुपये दे रहे। अरे भाई, जो लड़की इंजीनियर डॉक्टर पढ़ रही और वो उसको घर में रख दिया आप लोगों ने स्कॉलरशिप न देते हुए, और उसी माँ को आप 1500 रुपये दे के क्या बच्ची को क्या खाना खिला रहे और घर में रहो चॉकलेट खिला रहे। तो ये लॉलीपॉप देने वाली बात है। बाबा साहब ने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को, आपने सैंक्शनशिप क्या 30% किया, तो आप कौन सा न्याय दे रहे? इसीलिए हमारे पार्टी में जब उत्तर प्रदेश में हमारे बहन जी ने 4 बार सरकार बनाई, सबसे पहले महिलाओं को तो 1 लाख और एक साइकिल दिया, जबकि वो जब भी
डिलीवरी हो जाए तो उन जो महिला जो बच्ची जन्म लेती है जिस माँ बाप के पेट से, ताकि उनको परेशानी ना हो कि जैसे वो भी दे रहे मोदी जी तो नहीं देते। यहाँ सिर्फ 1500 रुपये दे रहे लॉलीपॉप देने के, वो कुछ नहीं दे रहे। वो सिर्फ महिलाओं को मातृत्व वंदन योजना के माध्यम से दे रहे। नहीं है उसे, अरे भाई देना है तो महिलाओं का 50% आरक्षण दीजिए, हमको जरूरत नहीं। हमारी लड़की इतना सक्षम हो जाएगी कि विदेश में अपने खर्चे से पहुंच जाएगी। ताकतवर बनाना चाहते हो आप महिलाओं को? हम हमारे महिलाओं को हमारे बहुजन समाज पार्टी से, अगर वो हमारे बहुजन समाज पार्टी आ गई ना तो हमारी बहन जी ऐसे महिलाओं को 50% आरक्षण दे देगी। तो वैसा ही जो 50% अगर महिलाओं को आरक्षण मिल जाता है तो भारत तो सक्षम हो ही जाएगा पुरुष के बराबर। तो ये 1500 की हमको जरूरत नहीं। मैंने पहले ही बोला कि मेरे घर में समझो 1500 रुपये ऐसे ही खर्च करने के लिए दे देते हमारे मिस्टर। आपकी जरूरत नहीं है हमको, लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है हमारे बच्चों को। हमको सिर्फ आरक्षण, स्कॉलरशिप सब चाहिए हमको, और बराबर चाहिए। अधिकार चाहिए हमको अधिकार चाहिए, हम पढ़ेंगे, हम हमारा खुद नेतृत्व करेंगे, हमको भीख नहीं चाहिए भाई आपकी। यही कहना चाहते। ये महिला नेताओं का कहना है कि देश की जो सरकारें हैं कांग्रेस भाजपा की, उनकी जो नीयत रही उन तमाम बातों को लेकर हमने नागपुर के बहुजन समाज पार्टी के तमाम पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की है। दीक्षा भूमि के अंदर जो असुविधाएं हो रही है उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की क्या भूमिका है उस पर हम बात कर रहे थे। साथ ही जो इस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक में गिरावट आई है और वो उसका फायदा कांग्रेस को हुआ है, इसके पीछे के क्या कारण है और कैसी चुनौतियां रही, उन तमाम बातों के जो तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। महिलाएं क्या सोचती हैं इस पर भी हमने बातचीत की है। आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।